Hello children. Today we are going to start with the second part of the chapter, that is coal and petroleum. अब तक हमने फर्स्ट लेक्चर में एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था। एनर्जी रिसोर्सेज के दो टाइप्स थे, नेचुरल रिसोर्सेज, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। फिर नेचुरल रिसोर्सेज को फर्दर क्लासिफाई किया गया था एज एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। हमने एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल का डेफिनेशन पढ़ा था और उनके एग्जाम्पल्स पढ़ा था। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव कवर्ड टिल नाउ। अब हम आगे पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में डिटेल्स में। फॉसिल फ्यूल्स। सबसे पहले तो फॉसिल फ्यूल्स जो है, दिस इज अ टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड इट इज अ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, fossil fuels are exhaustible natural resources. Exhaustible natural resources matlab that their amount is limited in nature and they will at some point of time they will be finished, right? So these are fossil fuels which are exhaustible natural resources. सबसे पहले तो fossils होते क्या है? फॉसिल कैसे बनता है? When dead plants and animals अर्थ के अंदर बड़ी हो जाता है तो बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर और टेम्परेचर जो अर्थ के अंदर होता है, उस वजह से आफ्टर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू फॉसिल फ्यूल्स। देखो यहाँ पे लिखा है that fossil fuels are the fuels that are formed from the dead remains of living organisms that lived millions of years ago. Many years ago, plants and animals got buried down underneath the earth and turned into fossil fuels due to the act of high pressure and temperature. जो plants and animals, when they die, they are buried in the earth and deep inside the earth, आपको पता है, the temperature is very high and the pressure is also very high. इस वजह से जो वो डेड रिमेन्स होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के, आफ्टर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स दे गेट कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में डिटेल्स में। लेकिन इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखना है कि ये जो है, ये फॉसिल फ्यूल्स जो है, जो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है, ये एग्जॉस्टिबल है। एग्जॉस्टिबल है मतलब अगर हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये एग्जॉस्ट हो जाएगा, मतलब इट विल बी ओवर। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस है, जैसे ये फॉसिल फ्यूल्स जो है, इनका हम वाइज यूज़ करें, वी शुड नॉट वेस्ट इट। ठीक है, सो दैट आवर फ्यूचर जनरेशन इज ऑल्सो एबल टू यूज। सो वेन एवर पॉसिबल इनकी यूज को हमें मिनिमाइज करना चाहिए सो दैट इट इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। ओके, क्योंकि अगर एक बार ये खत्म हो गया तो इसको अगर दोबारा बनाना पड़ेगा तो इट विल टेक मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. So it is very important that we understand that how important these fuels are for us, and that is why we should try to minimize the use whenever possible. ओके, तो अब हम एक एक करके फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है अबाउट कोल। कोल आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो दैट इट इज अ ब्लैक कलर्ड हार्ड सब्सटेंस। इट इज अ सेडिमेंट्री रॉक दैट बर्न्स। रॉक की तरह है, इट्स अ ब्लैक कलर्ड सेडिमेंट्री रॉक जो बर्न होता है, और जब वो बर्न होता है तो उससे हमें एनर्जी मिलता है। सो दैट इज वाई इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस, राइट? ओके, कॉम्पोजिशन अगर आप कोल का देखोगे, कोल में मेनली प्रेजेंट होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसके अलावा देर आर सम अमाउंट, ट्रेस अमाउंट्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन आर ऑल्सो प्रेजेंट। सो मेनली इट इज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, but small, very small amounts of sulfur and nitrogen are also present in coal. Uses of coal. Coal is a fuel, so इसलिए it is used for cooking food. Second, it is used for engines also, to produce steam to run the engine. तो railway engines में use होता है.
थर्मल पावर प्लांट्स में यूज होता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और बहुत सारे इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है एज अ वेरी इफेक्टिव फ्यूल, क्योंकि जब हम कोल को बर्न करते हैं देयर इज अ लॉट ऑफ heat that is produced, and that is why it has got uses in a number of fields. अब कोल बनता कैसे है? जैसे मैंने फॉसिल फ्यूल का बताया आपको अभी अभी, कोल इज ऑल्सो टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो जैसे कोल बनता जैसे फॉसिल फ्यूल बनता है, द प्रोसेस इज सेम फॉर कोल ऑल्सो। सी हियर, many years ago the dense forests that are present in low-lying areas of wetlands got buried down underneath the soil due to natural calamities like flooding, earthquakes, etc. मतलब बहुत सालों पहले जो फॉरेस्ट थे तो वो कई बार क्या होता है, अर्थक्वेक आ गया या फ्लड आ गया, उससे क्या होगा कि फॉरेस्ट के जितने भी ट्रीज और प्लांट्स होते हैं दे गेट बरीड इनसाइड द सॉइल, ठीक है। सो दे गॉट कॉम्प्रेस्ड विद टाइम एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ऑन देम। तो वो जो बड़ी हो गए सॉइल के अंदर, तो उनके ऊपर सॉइल का नया लेयर बन गया। तो उससे क्या होगा, जो जितने भी बरीड प्लांट्स थे, जितने भी डेड प्लांट्स थे, जितने भी डेड फॉरेस्ट थे जो अंदर गए थे, वो और डीपर एंड डीपर चला गया। अब वो जितना नीचे जाएगा सॉइल के अंदर, अर्थ के अंदर, इट इज गोइंग टू एनकाउंटर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। So because of the high temperature and pressure which is present deep inside the earth, जो डेड प्लांट्स और डेड फॉरेस्ट जो नीचे गए थे, दे आर स्लोली एंड स्लोली गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कोल, ठीक है। एंड द प्रोसेस इज नोन एज कार्बोनाइजेशन। क्योंकि कोल जो है, अभी अभी मैंने बताया था, कोल के जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है कार्बन। अबाउट 60% टू 90% कोल के अंदर प्रेजेंट होता है कार्बन। सो क्यों कार्बन प्रेजेंट होता है? क्योंकि अल्टीमेटली लिविंग बॉडी जो है, जो ये कोल बन रहा है, वो किससे बन रहा है? इट इज फ्रॉम डेड प्लांट्स, राइट? एंड डेड प्लांट्स आर व्हाट? इट इज अ लिविंग बॉडी, एंड लिविंग बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन, ठीक है। तो कोल अगर डेड प्लांट्स से बन रहा है, और प्लांट्स में क्या था, कार्बन था, तो जो कोल बन रहा है उसमें भी मेनली क्या होगा, कार्बन होगा। So the process by which coal is formed from the dead plants because of burning inside the earth is known as carbonization, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखोगे। कार्बोनाइजेशन का मतलब है कि it is the process of formation of coal because of the burning of the dead plants inside the earth which encountered high temperature and pressure and finally got converted into coal. So this is the meaning of carbonization. So formation of coal is by the process known as carbonization. ये एक कोल माइन आप देख सकते हो, यहाँ पे कोल प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे अर्थ के लेवल से नीचे यहाँ पे डिगिंग होता है, और बहुत ज़्यादा डिगिंग के बाद यू अराइव एट this type of material which is present inside the earth, which is coal. So coal mines are where coal is being digged. Okay. अब जब हम कोल को बर्न करते हैं तो कोल के बर्निंग के साथ जब आप in the absence of air, when you are going to heat coal, when you are going to burn coal, there are certain side products that are produced. कुछ बाई प्रोडक्ट्स है जो कोल के साथ बर्निंग में बनता है, तो ये बाई प्रोडक्ट्स भी हमारे लिए यूजफुल है। तो आप देखो क्या क्या है। The main products obtained by the processing of coal are coke, कोल टार एंड कोल गैस। तो हम एक एक करके देखते हैं इनके यूजेस क्या है। ये क्या है? दीज आर द बाई प्रोडक्ट्स दैट आर फॉर्म्ड व्हेन यू बर्न कोल, ठीक है। तो द फर्स्ट टाइप ऑफ बाई प्रोडक्ट इज कोक। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, दिस इज कोक। क्या होता है कोक? इट इज अ टफ मतलब बहुत हार्ड, पोरस मतलब जिसमें छोटे छोटे होल्स होंगे, porous and a black substance that is obtained during the processing of coal. इस कोक में it is almost pure form of carbon. कोक जो है इनफैक्ट इसको C से डिनोट किया जाता है। हमें पता है कि कार्बन जो है उसको क्या सिंबल है कार्बन का? C, ठीक है। तो ऐसे कोक में क्योंकि इट इज मेनली कार्बन, तो कोक को भी हम C से डिनोट करते हैं।
ठीक है. It is used in the manufacture of steel and in the extraction of many metals. स्टील सबको पता है, तो स्टील बनने में जो प्रोसेस होता है उसमें कोक यूज होता है. दूसरा, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स का मतलब है कि जो मेटल्स होते हैं उनको हम जब एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द अर्थ. मेटल्स जो है वो एज सच मेटल फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होता है अर्थ में. इट इज प्रेजेंट इन सम कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड के फॉर्म में होता है जिसको ओर बोला जाता है. फिलहाल आपको नहीं चाहिए, बट द मेटल्स आर प्रेजेंट इन द अर्थ crust in the form of substances which are known as ores. O-R-E, ores. ठीक है. उन ओर्स से हमें मेटल को निकालना पड़ता है. तो ओर से जब हम मेटल को निकालते हैं उस प्रोसेस में हम एक एजेंट यूज करते हैं जिसको बोलते हैं कोक. ठीक है. सो कोक इज वेरी यूजफुल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड ऑल्सो इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स. देखते हैं कोल टार. कोल टार आप देख सकते हो, इट इज अ ब्लैक कलर्ड थिक लिक्विड विद एन अनप्लेजेंट स्मेल. ठीक है. इस कोल टार से हमें बहुत सारी चीजों में काम आता है. कोल टार इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ डाई, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक, नैप्थलीन बॉल्स, रूफिंग मटेरियल्स. इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट यूज है कि कोल टार इज यूज इन सरफेसिंग ऑफ रोड्स. आप लोगों ने देखा होगा कई बार रोड जब बनता है तो एक ब्लैक कलर का लिक्विड जिसको अल्काट्रा बोलते हैं वो यूज किया जाता है फॉर सरफेसिंग. ऊपर ब्लैक कलर का स्टिकी सा लिक्विड जो है वो उसको स्प्रेड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मशीन. एक ब्लैक कलर का देखा होगा आप लोगों ने. तो दैट इज व्हाट एक्चुअली दैट इज कोल टार. ठीक है. So coal tar has got a number of uses. है कोल गैस. कोल गैस जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज कोल गैस. कोल गैस इज बेसिकली हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. कोल गैस में क्या प्रेजेंट होता है? हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड. जब कोल गैस बर्न होता है तो उसमें बहुत सारा हीट प्रोड्यूस्ड होता है. ठीक है. तो इस वजह से कोल गैस इज यूज एज अ फ्यूल इन इंडस्ट्री. कुकिंग के लिए भी, कुकिंग पर्पजेस के लिए भी यूज होता है. और इट वॉज ऑल्सो यूज फॉर स्ट्रीट लाइटिंग earlier days में. ठीक है. So because it produces a lot of heat and lot of light, that is why it is a good fuel used in industries as well as for household purposes and also for street lighting it was used earlier. So these are some of the यूजेस ऑफ द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ कोल. हमने कोल के यूजेस तो देखा, उसके अलावा कोल जब बर्न होता है उसमें जो और चीजें प्रोड्यूस होता है उनके क्या क्या यूजेस है वो भी हमने देखा इस वीडियो के अंदर. सो आई होप दिस इज you. So just go through the video carefully and try to understand about all the fuels, what are their uses and what are their properties. So that's all for today's lecture. Thank you.